बेटा अमेरिका से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया वापस आया था। उसकी जॉब उसके ही शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में लगी थी। आज उसकी जॉब का पहला दिन था। उसने अपने भाई भाभी को अपने आने की सूचना नहीं दी थी। वह उन्हें सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन अस्पताल आकर विश खुद ही सरप्राइज हो गया जब उसे उसके पिता कमज़ोर और जर्जर हालत में मिले। आज 70 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति को हॉस्पिटल से इसलिए निकाला जा रहा था कि ना ही उनको एडमिट करने वाले का पता था और ना ही उनके पास दवाइयाँ लाने का पैसा। तो वह व्यक्ति हॉस्पिटल और बेड का खर्चा कैसे दे पाते। उनकी दवाइयों की पर्ची कल से पड़ी थी, लेकिन अभी तक उनकी दवाइयाँ नहीं आई थी। जब डॉक्टर साहब सुबह राउंड पर आए तो उन्हें बोले, जब इन्हें दवाइयाँ ही नहीं लाना तो फिर इन्हें हॉस्पिटल में रखकर क्या फ़ायदा। 70 वर्षीय भानु प्रताप जी डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे हॉस्पिटल से मत निकालिए। मेरा कोई नहीं है, मैं बाहर जाकर मर जाऊँगा। बहुत शरीर में दर्द होता है, प्लीज़ मेरी दवा कर दीजिए। 70 वर्षीय भानु प्रताप जी हमेशा इस तरह से नहीं थे। कभी वही एक बहुत बड़े बिजनेस हुआ करते थे। उनके 2 बेटे हर्षित और वीरेन। भानु प्रताप जी को धन संपत्ति और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुख इस बात का था कि उनकी पत्नी 2 बच्चे हर्षित और वीरेन को जन्म देने के कुछ सालों बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उन दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भानु प्रताप जी की माताजी पर आ गई थी। भानु प्रताप जी की माता जी थी तो वृद्ध, लेकिन वह अभी घर के सारे काम किया करती थी। भानु प्रताप जी अपना बिजनेस संभालते थे। हर्षित और वीरेन को उनकी दादी माँ संभालती थी। भानु प्रताप जी को कई बार भानु प्रताप जी की माता ने कहा कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, बहू आएगी तो तुम्हारा ध्यान रखेगी। यदि वह बच्चों को संभालने से मना करती है तो जब तक मैं जिंदा हूँ बच्चों को कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन भानु प्रताप जी ने कहा, माँ मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत, मेरे 2 बेटे हैं और घर में थोड़ा तुम काम करती हो, पैसे रुपए की कमी नहीं है। मैं घर के कामों के लिए एक नौकरानी लगा देता हूँ। इसी तरह से भानु प्रताप जी ने शादी तो नहीं किया, घर गृहस्थी की ज़िंदगी चलती रही। भानु प्रताप जी के दोनों बेटे हर्षित और वीरेन पढ़ लिख कर अब बड़े हो चुके थे। वीरेन कॉलेज में था। वीरेन ने खूब पढ़ाई किया, लेकिन उसके साथ साथ वह अपने पिता जी के बिजनेस में भी हाथ बटाया करता था। पिताजी को अब वीरेन का बहुत सहारा हो चुका था। वहीं हर्षित को भी भानु प्रताप जी चाहते थे कि हर्षित भी हमारे बिजनेस में आए और बिजनेस में वह कुछ सीखे, लेकिन हर्षित का बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वह तो हमेशा से कहता था कि दादी मैं डॉक्टर बनूंगा, देख लेना। जिस तरह से मेरी माँ बीमारी की हालत में इस दुनिया को छोड़कर गई हैं, तो मैं डॉक्टर बनने के बाद दुनिया की सारी माँ को बचा लूँगा। या उसकी बचपन की तोतली बातें सुनकर दादी माँ बहुत खुश हो जाती और उसे आशीर्वाद देती, बेटा तू एक दिन ज़रूर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। समय के साथ साथ हर्षित के मन में डॉक्टर बनने की जो इच्छा थी वह और ज़्यादा प्रबल होती गई। इधर समय के साथ साथ वीरेन की शादी भी हो जाती है। बहू बहुत ही सुंदर और सुशील। घर में आते ही घर गृहस्थी के सारे काम वीरेन की पत्नी ने संभाल लिया था। अब तो दादी माँ को थोड़ी सी जिम्मेदारियों से राहत मिल चुकी थी। अब बच्चे जवान हो चुके थे। दादी माँ के हाथ पैर चलने अब कम हो गए थे। अब दादी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। फिर भी वीरेन और हर्षित की वह एक माँ से कम नहीं थी। खास तौर से हर्षित तो अपनी दादी का बहुत ही लाडला था। जब हर्षित की माँ इस दुनिया से गई थी तो वह मात्र 3 साल का था। उसे तो अच्छी तरह से अपनी माँ का चेहरा भी नहीं याद था, इसलिए वह दादी माँ को ही अपनी माँ समझता था।
एक दिन हर्षित आकर अपनी दादी को बोलता है, दादी मेरा सपना पूरा हो गया, अब मैं अमेरिका जाकर अपनी डॉक्टरी की ट्रेनिंग करूँगा। दादी यह सुनकर तो जैसे हैरान सी रह गई कि मेरा छोटा सा हर्षित अमेरिका चला जाएगा। हालांकि अब हर्षित छोटा नहीं था, लेकिन दादी की नज़रों में अभी भी छोटा सा मासूम सा बच्चा ही था। एक तरफ तो दादी को बहुत खुशी हुई कि मेरे हर्षित ने इतनी प्रगति कर ली, उसके सपने पूरे हो गए हैं, अब वह डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा। एक तरफ उसे बहुत दुख था कि मेरा हर्षित चला जाएगा तो पता नहीं इसके लौटने तक मैं जिंदा भी रहूंगी कि नहीं। लेकिन हर्षित के सपनों की बात थी। दादी अपने दुख को अपने दिल में दबाए हुए हर्षित को आशीर्वाद देती हैं कि बेटा जा, तेरे सपने पूरे हों, तू दुनिया की हर माताओं को बचाना, हर गरीबों की रक्षा करना, तू जब बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर आना तो खूब सबकी सेवा करना। हर्षित अपनी दादी का आशीर्वाद लिए हुए दादी के पैरों को छूकर पिता और अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लेकर विदेश चला जाता है डॉक्टरी की पढ़ाई करने। लेकिन 1 साल ही बीता था। हर्षित के जाने के बाद हर्षित को खबर जाती है कि उसकी दादी अब इस दुनिया से चल बसी। हर्षित को यह सुनकर बहुत दुख लगता है। वह तुरंत वापस आने की कोशिश भी करता है, लेकिन ना तो उसे मेडिकल कॉलेज से छुट्टी मिली है और ना ही उसे वीज़ा मिलता है। फिर भी वह मेडिकल कॉलेज से बिना छुट्टी लिए हुए भाग के आ जाता है, लेकिन उसे वीज़ा ना लगने की वजह से इंडिया आना मुश्किल हो गया। वह वहीं रोता रहा, तड़पता रहा। अंतिम बार दादी के साथ किए हुए वीडियो कॉलिंग पर दादी के चेहरे को याद करता और दादी के लिए बहुत रोता, बहुत तड़पता। लेकिन जब वह आ नहीं पाया तो अपनी दादी के दर्द को दिल में लिए हुए अपनी दादी के दिए हुए वचनों को याद करते हुए अपने कर्तव्य पर चलने लगा। समय बीतता गया। बीच बीच में वह अपने पिता और भैया भाभी से बात कर लेता था तो थोड़ा उसके दिल को खुशी मिल जाती थी और फिर से वह विदेश की धरती पर फिर से अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा कर अपने देश वापस आने के सपने लेकर कोशिश में लगा रहता। एक दिन उसके भाई से जब बात हुई तो उसने कहा, पिताजी से बात करवा दो भैया। तो उसके बड़े भाई ने बोला, हर्षित पापा घर पर नहीं हैं, वह सारा बिजनेस मेरे नाम पर कर दिए और मैं ही बिजनेस संभाल रहा हूँ। दादी के जाने के बाद पापा का मन घर पर नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जताई तो मैंने कह दिया कि पापा अब तो हर्षित भी एक अच्छा डॉक्टर बन गया है और मैं आपके बिजनेस और घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल लेता हूँ। अब आप जाइए, तीर्थ यात्रा कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल घर की चिंता छोड़ दीजिए। बड़े भाई ने इतनी अच्छी तरह से हर्षित को बताया तो उसने अपने भाई की बात मान लिया। बस उसे दुख सा हुआ कि न जाने पापा अकेले कहाँ भटक रहे होंगे। फिर उसने सोचा, पापा के बहुत सारे दोस्त हैं, पापा घर गृहस्थी के काम और जिम्मेदारियों से आज फ्री होकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वीरेन के घर में बहुत बड़ी पार्टी समारोह था। आज उसकी शादी का सालगिरह था। ढेर सारे पकवान बनाए जा रहे थे। लोगों से खचाखच घर भरा हुआ था। वीरेन की पत्नी गौरी, उसकी सहेलियां भी रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर डीजे पर ठुमका लगा रही थी। पूरे घर में रंग जमा हुआ था। बहुत ही मस्ती भरा माहौल था। पार्टी अपने चरम सीमा पर थी। सब डीजे पर डांस कर रहे थे। कोई चाय नाश्ते का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक से म्यूजिक बंद हो जाता है। म्यूजिक बंद होते ही डांस करने वालों को डांस बंद करना पड़ा। जोर से गौरी चिल्लाती है, अरे म्यूजिक किसने बंद कर दिया? अभी अभी तो मस्त डांस पार्टी शुरू हुई थी। एक लड़का सामने आकर कहता है, मैंने बंद किया है।
ऊपर से नीचे तक गौरी देखती है तो उसका देवर हर्षित खड़ा था। अरे देवर जी, आप कब आए? आपने ना तो कोई संदेश दिया और ना ही खबर, और ना ही आपने फ़ोन कॉल मैसेज। आप अचानक से आपने म्यूज़िक क्यों बंद कर दिया? आओ आओ, आप भी डांस करना शुरू हो जाओ। बंद करो भाभी यह सब तमाशा, मुझे यह बताओ पिताजी कहाँ है? तभी वहीं पर वीरेन आकर खड़ा हो जाता है। यह क्या तमाशा है छोटे? मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया तो था कि पिताजी चारों धाम की यात्रा पर गए हैं। अच्छा भैया, लेकिन मेरा नंबर नहीं लग रहा है। पापा जी फ़ोन भूल गए हैं क्या? पिताजी फ़ोन लेकर नहीं गए? अच्छा कोई बात नहीं, आप उन सब दोस्तों का नंबर दीजिए जो मेरे पापा के साथ गए हैं, मैं उन्हीं के नंबर पर लगाकर पापा से बात कर लेता हूँ। अरे वह क्या है ना छोटे, पापा के दोस्तों का नंबर मेरे पास नहीं है। देख, मैं घर से पता लगाकर बताता हूँ। अभी यह पार्टी चल रही है, तू भी शांति से इस पार्टी का मजा ले। अब हर्षित को बहुत गुस्सा आ चुका था। उसने बोला, बंद कीजिए भैया यह नाटक। आप इतने पत्थर दिल इंसान कैसे हो सकते हैं? यहाँ पिताजी का पता नहीं है और आप अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। अब तो दोनों भाइयों की बात सुनकर आए हुए मेहमान भी चौंक कर खड़े हो गए। आखिर यह माजरा क्या है जो अभी तक वीरेन को ढेर सारी तारीफ़ें और बधाइयाँ दे रहे थे, वही वीरेन की तरफ घृणित नज़र से देखने लगे। क्या इसका पिता गुम हो गया है और यह इतनी बड़ी पार्टी दे रहा है, खुशी मना रहा है? यह कैसा इंसान है? और यह दूसरा लड़का कौन है? किसी के समझ में तो तुरंत आ गया, क्योंकि वह भैया बोल रहा था तो लोग समझ ही गए कि यह वीरेन का छोटा भाई ही हो सकता है। अब वहाँ पर सब लोग पूछने लगे, क्या मामला है भाई, क्या बातें हो रही हैं? यहाँ जहाँ अभी तक पार्टी में मौज मस्ती चल रही थी, वहाँ एक तर्क वितर्क और सन्नाटे हो गया। दोनों भाइयों में लड़ने और चीखने की आवाज़ आने लगी। अब वीरेन को भी गुस्सा आ चुका था। अरे हर्षित छोटे भाई, तो मेरी बात तो सुन, इतने मेहमानों के साथ मेरी इज्जत का कचरा मत कर। चल कमरे में चल, हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। नहीं भैया, क्यों जाऊँ कमरे में? अब यह बातें कमरे के अंदर तक सीमित नहीं रहीं। बताइए पिताजी कहाँ हैं? वीरेन गुस्से में आते हुए कहा। मैं नहीं जानता, मैंने ठेका लेकर नहीं रखा है पिताजी का। तू जाकर पिताजी को ढूंढ। तभी हर्षित आवाज़ देता है, पिताजी अंदर आइए। इतना कहते ही हर्षित और वीरेन के पिताजी आकर हर्षित और वीरेन के पास खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हुआ यह था कि जब हर्षित विदेश में ही था तो उसने ऑनलाइन आवेदन कर दिया था अपने इंडिया के और अपने ही शहर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उसने फॉर्म डाल दिया था। किस्मत बस उसका उस हॉस्पिटल में सिलेक्शन हो जाता है, उसे नौकरी मिल जाती है और उसे ज्वाइनिंग करने के लिए जो समय दिया जाता है वह बहुत ही कम समय था। हर्षित वहाँ से आकर डायरेक्ट ही अस्पताल में ज्वाइन करता है। वह एक होटल में ठहरा था। वह अपने भैया भाभी के पास घर नहीं आ पाता। जब हर्षित ड्यूटी पर रहता है तो वह क्या दिखता है कि एक उसी के वार्ड में एक डॉक्टर एक पेशेंट को बहुत डांट रहे होते हैं। अरे तुम्हारा कोई नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है? तुम्हें किसने एडमिट किया है? अभी यह बेड खाली करवा दो और इस पेशेंट को निकाल कर बाहर कर दो। वह बूढ़ा व्यक्ति जिसके शरीर में जगह जगह से पट्टी बंधी हुई थी, सिर पर पट्टी बंधी हुई, आंखों के नीचे काला पीला लग रहा था, हाथ जोड़कर कह रहा था, डॉक्टर साहब मैं इस हालत में क्या करूँगा? बाहर कैसे जीऊँगा? मेरा कोई नहीं है। नर्स कहती है किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना दवाइयाँ क्यों नहीं करवा लेते? इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में आने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? तभी हर्षित वहाँ पहुँच जाता है। दूर से उसे कुछ ऐसा लग रहा था यह मेरे पिता जैसे हैं, लेकिन जब हर्षित पास में देखता है तो उसकी घबराहट का कोई ठिकाना नहीं। पिता जैसे नहीं, यह तो मेरे पिता ही हैं। वह उन्हें देखते ही नर्स को डांटते हुए कहता है, क्या इस तरह से किसी मरीज से बात किया जाता है?
आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? किसी पेशेंट को इस तरह से आप डांट रही हैं। वह कहती है, डॉक्टर साहब आपकी तो अभी अभी नई ज्वाइनिंग करे हैं, आपको नहीं पता। यह बूढ़ा व्यक्ति आज 4-5 दिन से मेरे हॉस्पिटल में पड़ा है। इसके पास दवाइयाँ लाने के पैसे नहीं हैं। इसका कोई अपना नहीं है। इसे जो एडमिट करके गया है उसका भी कोई अता पता नहीं। पता नहीं यह कौन है। तभी हर्षित जोर से कहते हैं, यह मेरे पिताजी हैं। चिंता मत करो, अब इनकी दवाइयाँ भी आ जाएंगी और इन्हें एडमिट करने वाले का पता ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं। सारी जिम्मेदारी मेरी। बिस्तर पर लेटे हुए भानु प्रताप जी के कानों में जब यह आवाज़ आती है, यह मेरे पिता हैं, वह धीरे से बेड का सहारा लेते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं तो उस डॉक्टर को देखकर वह धुंधली आंखों से पहचानने की कोशिश करते हैं। फिर हर्षित उन्हें सहारा देकर उठाता है। भानु प्रताप जी अब तक पहचान चुके थे कि यह मेरा बेटा हर्षित है। वह उसके गले लग जाते हैं। बेटा हर्षित, तू भगवान बनकर आ गया। मेरा बेटा, तू कहाँ था? अब तक तुझसे कोई बात नहीं हो पा रही थी। अरे तूने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? वह अपने पिता की आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, पापा आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे, फिर यह हालत आपकी कैसे? और आप अपने ही शहर के हॉस्पिटल में कैसे? तीर्थ यात्रा? बेटा मैं कब तीर्थ यात्रा पर गया था? भानु प्रताप जी आश्चर्य के साथ अपने बेटे हर्षित से पूछा। हर्षित बोला, भैया तो आपके बारे में यही बताया, फ़ोन पर भी बात हुई थी तो उन्होंने साल भर पहले ही बताया था कि आप तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तभी मुझे शंका हो रही थी कि ऐसी कौन सी तीर्थ यात्रा है जो आप पूरे साल भर करते रह गए। पिताजी आप सब कुछ बताइए कि आपके साथ यह क्या हुआ और आप यहाँ कैसे? मैं अभी घर नहीं गया। अभी मेरी पोस्टिंग हुई है तो पहले मैंने सोचा ज्वाइनिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे और अपने परिवार से मिलता हूँ। मैं यहीं शहर में एक होटल में ठहरा हूँ। भानु प्रताप जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वह अपनी आंखों को साफ करते हुए बोले, बेटा मैं कोई तीर्थ यात्रा में नहीं गया था। जब तक तुम्हारी दादी जिंदा थी तो तुम्हारी भाभी दादी से डरती थी। बूढ़ी होने के बाद भी दादी ने अपने हौसले को कायम रखा था। उसके बाद तुम्हारी भाभी की एक नहीं चलती थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो तुम्हारी भाभी का उस घर में कब्जा हो गया और फिर वीरेन ने भी मेरी दुकान पर कब्जा कर लिया। उसने मुझसे एक दिन बोला कि पापा अब आप दुकान में मत आया करो, आपकी उम्र नहीं रही कि आप आराम करो। पहले तो शुरू में मुझे यही लगा कि मेरा बेटा भले के लिए बोल रहा है, वह चाहता है कि मैं घर पर रहकर आराम करूं। लेकिन जब मैं घर में रहने लगा तो बहू मुझसे घर के काम करवाने लगी और मुझे परेशान करने लगी। बहू मुझे 2 रोटी देती थी, उसके बदले इतना सुनाती थी कि जैसे मैं हमेशा से घर में ही बैठा हूँ। आज तक जितना भी सब कुछ था मेरी कमाई का था। बेटे ने धोखे से मेरे अकाउंट में भी जितने पैसे थे सब उसने मेरे अकाउंट पर ज्वाइन कर लिया। उसने बोला, पापा जी आपके अकाउंट में मेरा यह जॉइंट अकाउंट करवा दीजिए, क्योंकि बिजनेस में पैसे लगाने होते हैं, कब कहाँ चेक देना पड़ता है तो मुझे बार बार आपके साइन लेना पड़ता है। अब जब मैं सब कुछ संभाल ही रहा हूँ तो आपको अपने नाम पर रखने की क्या ज़रूरत है? हाँ आपका भी नाम है, कभी आपको कुछ ज़रूरत हुई तो ले लेना। ऐसा कहकर पहले उसने अकाउंट को ज्वाइन करवा लिया, फिर उसने एक अपना अलग से अकाउंट बनाया और जितने भी मेरे अकाउंट में पैसे थे तो जॉइंट अकाउंट का हकदार होने की वजह से उस अकाउंट के सारे पैसे अपना अकेले में कर लिया। एक बार मैं बीमार हुआ तो अपने जॉइंट अकाउंट में निकालने गया तो पता चला कि वहाँ सिर्फ 2000 हैं। यदि मैं उस 2000 को भी निकाल लेता हूँ तो मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा।
मैं आकर बेटे से पूछा कि तुमने पहले तो ज्वाइंट करवाया था, उसके बाद सारे पैसे कहाँ रख दिए। वह कहने लगा, पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हो, कभी किसी ने आपके साइन ले लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। आप चिंता मत करो, पैसे जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, मुझे 6,000 दे दो, मुझे मेरी दवाइयों के लिए पैसों की ज़रूरत है। बहू चिल्लाने लगी, 6,000 जैसे बड़ी रकम तुम बूढ़े के ऊपर खर्च करना अच्छा नहीं है। क्या बीमारी है? अरे कुछ तो नहीं हुआ है? अपनी जवानी में तो ऐश आराम के साथ खाते पीते रहे, अब कम से कम अपने बेटे बहू के लिए तो कुछ छोड़ दो। जितनी भी सारी कमाई थी वह अपने बेटे हर्षित के लिए विदेश भेजते रहे। अगर उसे विदेश भेजने का पैसा दिखाऊं, उसकी लिस्ट दिखाऊं, तो अब हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं बचा है। हमारे हिस्से से भी निकाल कर आपने अपने बेटे को सब कुछ विदेश में भेज दिया। अब जाकर समझ में आया कि वीरेन क्यों ऐसा कर रहा था। इसलिए बेटा, मेरे हाथ में कुछ नहीं रह गया था। बीमार होने की वजह से मेरी दवा जब नहीं हो पाई तो मुझे खांसी और बुखार रहने लगा। एक दिन मेरे सामने ही कहती है कि देखो जी, इस बुढ़े को अपने बाप को ले जाकर किसी वृद्धाश्रम या रोड पर छोड़कर आओ। दिन भर पूरा दिन यह खांसता रहता है। मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ। जब तक तुम्हारी दादी जिंदा थी खांस खांस कर परेशान करती थी। अब तो लगता है कि इन सब की बीमारियों से मुझे खुद ही टीबी हो जाएगा। ले जाओ इसे कहीं छोड़ कर आओ, वरना मैं खुद ही यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब मुझसे इतनी सेवा नहीं की जा सकती। तुम्हारी बूढ़ी दादी की सेवा करके मैं खुद ही अधमरी हो गई हूँ। पहले तो मुझे लगा कि मेरा बेटा अपनी पत्नी को अभी एक थप्पड़ मारेगा और कहेगा, गौरी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के बारे में ऐसे बोलने की। लेकिन बेटा अपनी पत्नी की बात सुना और चुपचाप बाहर निकल गया। दूसरे दिन आकर कहता है, पिताजी तैयार हो जाओ, चलो आपको किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ देता हूँ। हम लोग अब अपना अपना काम और ज़िंदगी संभालें कि हमेशा बूढ़ों की सेवा ही करते रहें। मैं इस तरह बड़े बेटे के व्यवहार से बिल्कुल आश्चर्य में था कि इसे क्या हो गया है, और वह दूसरे दिन ही सुबह सुबह कार में ले जाकर मुझे वृद्धाश्रम जाने लगा। लेकिन जब वह मुझे एक मंदिर के पास ले गया और बोला, कुछ देर तक यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ, यह कहकर वह मुझे मंदिर में छोड़कर चला गया। मैं उसका इंतज़ार करता रहा कि शायद वह आए और मुझे वृद्धाश्रम ही छोड़ दे, लेकिन वह फिर लौटकर नहीं आया। मैं मंदिर में ही कुछ दिनों तक भीख मांगकर गुजारा करता रहा, लेकिन अब वहाँ पर भिखारियों की संख्या ज़्यादा हो चुकी थी। भीख मिलना भी मुश्किल हो गया था। वहाँ से भी बार बार भगाने लगे थे, तो मैं अब कहाँ जाता। एक दिन मैं रोड के किनारे बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। अचानक से एक कार आई और मुझे पीछे से ठोकर मार दी। मैं झुककर चल रहा था, रोड के किनारे गिर गया। फिर उसी कार वाले ने मुझे लाकर इस हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और ना जाने कहाँ गायब हो गया। बेटा, तब से मैं इस हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। मेरे शरीर में जगह जगह चोट लगी है। पहले दिन तो मेरी दवाइयाँ हो गई, लेकिन यह देखो मेरे पास 4 दिन की पर्ची पड़ी है, दवाई लाने का पैसा नहीं है। डॉक्टर मुझे बाहर निकालने के लिए बोल बोल कर चले जाते हैं। अगर बेटा तुम नहीं मिलते तो आज मुझे उठाकर इस हॉस्पिटल से ही निकाल दिया जाता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे। यह सारी घटना सुनने के बाद भी हर्षद की आंखों में भी आंसू बहने लगे थे। उसने अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहा, पिताजी अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हर्षद ने जल्दी से अपने पिताजी के सारे रिपोर्ट निकलवाए और उनका रिपोर्ट निकालकर उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। अच्छे से अच्छी दवाइयाँ, सब कुछ स्पेशल होने लगा था। और जल्दी ही जब उसके पिताजी को आराम हो गया तो वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने उसी होटल में लेकर गया जहां वह रह रहा था। फिर वह अपने पिताजी को बोला, पिताजी अब आप चलिए हमारे साथ, अपने घर चलते हैं।
पिताजी बोले, बेटा उस घर में अब हमारा कुछ नहीं है। उस घर को तो वीरेन ने अपने कब्जे में कर लिया है। अब मैं दोबारा वहां जाकर नहीं रहना चाहता। हर्षित बोला, नहीं पापा, आपको अब उस घर से कोई नहीं निकालेगा। जब हर्षित आया तो देखा कि उस घर में पार्टी चल रही थी। उसने म्यूजिक बंद कर दिया और अपने भैया भाभी के साथ अपने पिताजी के लिए इंसाफ मांगने लगा। आज दोनों भाई भाई की बहस करने के बाद जब वह पिताजी को वहीं पर बुला लेता है और जैसे ही दोनों भाइयों के बहस के बाद पिताजी पीछे आकर खड़े हो जाते हैं तो बड़े बेटे की तो मानो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे यह कहाँ से आ गए? सारे मेहमान भी अब बड़े बेटे को बहुत बुरा भला कहकर एक करके जाने लगे थे। पार्टी कर रहा है, अपने पिताजी को घर से निकाल दिया, क्योंकि अब तक आए हुए मेहमानों ने भी हर्षित और वीरेन की सारी बातें सुन ली थी। सबको सच्चाई का पता चल चुका था। हर्षित अपने भाई से कहता है, भैया तुमने पिताजी के साथ बहुत बुरा किया। अब पिताजी के घर पर रहने का तुम्हारा कोई हक नहीं। हटाओ अपनी पार्टी के सामान और छोड़ो यह घर। अब इस घर में पिताजी रहेंगे। आज वीरेन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने समाज के सामने जो मेरा तमाशा बना दिया है। वह अपना हाथ उठाने लगा कि हर्षित ने अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया। बस भैया, पिताजी के ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया। अब मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। वीरेन गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है, क्यों छोड़कर जाऊं यह घर? जितनी भी पिताजी के बिजनेस की कमाई थी वह तुझे डॉक्टर बनाने के चक्कर में सब विदेश भेज रहे थे और मैं यहाँ बिजनेस में मेहनत करता और एक नौकर की तरह उस बिजनेस में पड़ा रहता। क्यों मेरा कोई हक नहीं बनता था? भैया, पिताजी ने अगर मुझे डॉक्टर बनाने के लिए पैसा ही दिया था तो मुझसे आप बोलते, मैं आपके पैसे की कमी पूरी कर देता। लेकिन पिताजी को घर से निकालकर आपने अच्छा नहीं किया। कुछ ही समय बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर दोनों बड़े बेटे और बहू हक्का बक्का रह जाते हैं। भानु प्रताप जी कहते हैं, मैंने पुलिस को बुलाया है। मैंने यह बताया है कि मेरे ही घर से मेरे बेटे बहू ने निकालकर मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। अब तुम दोनों अपना सामान उठाकर यहाँ से भागते हो कि मैं तुम दोनों के लिए और कुछ करूँ। यह सब देखकर वीरेन समझ जाता है कि अब मेरी बात और मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। वह अपने पिताजी के पैरों में गिर जाता है। पिताजी, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे भूल हो गई। मैं इस भ्रम में, इस गुस्से में यह सब कर बैठा कि आप अपनी कमाई कुछ छोटे भाई के हिस्से में देकर उसकी पढ़ाई में लगाए दे रहे हैं, तो मेरे लिए क्या बचेगा? मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। उससे दूर होते हुए भानु प्रताप जी कहते हैं कि मैं तुझे एक ही शर्त पर माफ़ करूँगा कि तू मेरा यह घर छोड़कर चला जाएगा और कभी मेरी ज़िंदगी में वापस लौटकर या मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखेगा। बड़े बेटे और उसकी बहू को यह शर्त मंजूर करनी ही पड़ी। वह अपना सामान उठाकर दोनों वहां से जाकर किराए के मकान में रहने लगे। भानु प्रताप जी ने पुलिस को जाने का बोल दिया और अपना केस वापस ले लिया। अब वह अपने छोटे बेटे के साथ रहने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने जान पहचान की लड़की से अपने छोटे बेटे की शादी कर दी। छोटी बहू अपने ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। छोटा बेटा हर्षित अपने अस्पताल से आने के बाद घंटों बैठकर अपने पापा से बातें किया करता था। अब भानु प्रताप जी को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। तो दोस्तों, हर्षित ने अपने पिताजी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।